कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई स्टूडेंट करता है वो समझ में आई, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इधर से है, जो इधर है, इधर से इधर आने के लिए क्या करना है, इधर से इधर आने के लिए क्या करना है, A to Z सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर 10 टॉपिक है तो 10 में से 7-8 टॉपिक क्या ऐसे है जिन टॉपिक्स पर मुझे नींद में भी सवाल दे दिए जाए तो मैं सही ही करूंगा, गलती की गुंजाइश ही नहीं। There is only one solution to improve speed in each and every topic and each and every subject, and that solution is दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है दोस्त, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। बस शर्त यह है कि आपको हर एक ठोकर से नसीहत लेनी पड़ेगी। अगर आपने भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस देने का डिसीजन लिया है और आप मेहनत करते आ रहे हो पिछले 2 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से, और आपने अभी मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया है, मॉक्स में मनचाहा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो मैं सचिन आडेकर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसमें मॉक्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, मेरे खुद के बारे में बस एक लाइन में मैं कहूंगा कि 5 साल पहले IBPS RRB PO में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम पर जो चीजों ने मेरी मदद करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए, जिस तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी रखी थी, वो सारी की सारी यहां पर तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। उसके साथ साथ पिछले 5 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मुझे कुछ उनके पेन पॉइंट्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई स्टूडेंट करता है वो समझ में आई, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा अभी आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट कराया था कि IBPS RRB PO के मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। वोटिंग का काउंट अगर आप देख रहे हो तो तकरीबन 12,000 लोगों ने इसमें वोट किया था, जिसमें से हमें वोटिंग का परसेंटेज मिलेगा केवल 12% लोग हैं जो 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो ये बचे हुए 88% लोगों को क्या करना है, जो इधर से है, जो इधर है, इधर से इधर आने के लिए क्या करना है, इधर से इधर आने के लिए क्या करना है, A to Z सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक ऐसे ही क्लर्क के लिए भी एक मैंने पोल कराया था, IBPS RRB क्लर्क में कितने मार्क्स आता है। 14,000 लोगों ने वोट किया है और केवल 23% लोग कह रहे हैं कि 70 के ऊपर जा रहे हैं। तो बचे हुए 77% को एक एक स्टेज में इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो समझो आप कौन से स्टेज पर हो, अच्छे से समझो, है ना। डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाना और फिर उसका एनालिसिस करना, और वो भी गलत तरीके से हमें बैकफायर करेगा। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें समझना है जो भी मेरा सिलेबस है, जो भी मेरे टॉपिक्स है, क्या उन टॉपिक्स में से 70 to 80% टॉपिक्स में मेरी 100% एक्यूरेसी है। अगर 10 टॉपिक है तो 10 में से 7-8 टॉपिक क्या ऐसे है जिन टॉपिक्स पर मुझे नींद में भी सवाल दे दिए जाए तो मैं सही ही करूंगा, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अगर है तो आप स्टेज A पर हो, 70-80% टॉपिक्स में 100% एक्यूरेसी चाहिए। दूसरी स्टेज, जिन भी टॉपिक्स में आपकी 100% एक्यूरेसी है, क्या उन टॉपिक्स में आपकी स्पीड अच्छी है, क्या एप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो। इस बात को समझो। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, स्पीड भी अच्छी है, तो लास्ट स्टेप आती है, क्या आप मॉक्स का एनालिसिस सही कर रहे हो। अगर आप इसमें से कोई एक स्टेप स्किप करके इधर अटके हुए हो तो उधर से इंप्रूवमेंट लाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको आसान कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीका है। अब यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है और यहां से बैंक के अंदर जाना है। सफर क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें ये लेवल अचीव करना है, ये अचीव होने के बाद ये करना है, ये करने के बाद इसको परफेक्ट बनाना है। जब इसको परफेक्ट बना लेंगे तो बैंक में सीट पक्की। 1 by 1 सारी चीजें देख लेंगे। हाउ टू इंप्रूव फ्रॉम स्टेज A। मान लो आप में से कोई ऐसा है जिसके 70 to 80% टॉपिक्स में 100% एक्यूरेसी है ही नहीं, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि अभी मॉक देना थोड़ा सा रोक दो, पहले यही कोशिश करो आपके सिलेबस के 70 to 80% टॉपिक्स में आप 100% एक्यूरेसी गेन कर लो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो शांत बैठो एक जगह पर और खुद से सवाल पूछो, भाई क्यों नहीं है 100% एक्यूरेसी।
क्यों नहीं है? अंदर से दो ही जवाब आएंगे। तीसरा जवाब मैंने बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मुझे तीसरा जवाब अभी तक नहीं मिला है। दो जवाब है, एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है इसलिए गलती हो जाती है, पता ही नहीं है उसको कैसे डील करना है, जबरदस्ती का तुक्का मार रहा है ना, जय माता दी कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये मेन रीजन हो सकता है एक्यूरेसी ना आने का। या फिर दूसरा रीजन, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर, पर दिक्कत यह है ना, कभी सही होता है कभी गलत होता है, समझ में ही नहीं आता क्या जो है। ये दो ही रीजन है 100% एक्यूरेसी ना आने के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आप सबसे पहले लेक्चर्स फिर से देखो। आपने जो भी लेक्चर्स फॉलो किए हैं वो लेक्चर्स फिर से देखो, अपने टीचर से बात करो, जो भी टीचर से आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उनसे थोड़ा सा बात करिए। ये टॉपिक्स आपने क्लास में ऐसे डिस्कस किए थे, बट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो वो गलत हो रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अपने टीचर से बात करो, लेक्चर्स फिर से देखो। अगर कोई बिल्कुल नया है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे कहां से पढ़ना है, क्या करना है, तो एक सजेशन, बेस्ट सजेशन मैं देना चाहूंगा, बैंकिंग वाला की वेबसाइट या ऐप पर जाओगे तो बैंक महापैक और बैंक महाविश्वास पैक, ये दोनों से आप अपने बैंकिंग के सफर की शुरुआत और अंजाम दोनों बेहतरीन बना सकते हो। इसमें जितने भी बैंकिंग के एग्जामिनेशंस होंगे उनके सारे के सारे लाइव कोर्सेज बेस्ट फैकल्टीज आपको डिलीवर कर रही होंगी, है ना। तो ये नए लोगों के लिए बताया, पुराने लोगों के लिए क्या है, आपने जो लेक्चर्स, जो कोर्सेज रेफर किए हैं वो लेक्चर्स, कोर्सेज फिर से देखने हैं, समझना है क्या उसमें बताई हुई कोई बात मैं मिस कर रहा हूं प्रैक्टिस करते वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एनालिसिस नहीं करेंगे ना सर, तब तक 100% एक्यूरेसी नहीं आती है। सबसे पहले लेक्चर्स, टीचर्स से बात, इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद मे बी और मे नॉट बी ये स्टेज आए, ना आए तो बेस्ट, अगर आए, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट कभी सही होता है कभी गलत होता है। रीजन ये होता है कि जो चीजें हमें पता है वो जब हम आराम आराम से इंप्लीमेंट करें तो हो जाएगा, बट टाइम के प्रेशर में करें तो जल्दी जल्दी हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी होती है। तो इसके दो रीजन है, एक सिली मिस्टेक हो सकता है आपसे, है ना, मतलब सारी चीजें आती है बट रीडिंग में इधर उधर उधर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हो कंसंट्रेशन थोड़ा सा डामाडोल हो गया, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है ना। तो क्लियर है पर एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो रिवीजन 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 इकलौता सॉल्यूशन है। जो भी आपने लेक्चर से पढ़ा है उस लेक्चर में बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स अगर नोट्स बनाए हैं तो बेस्ट, नहीं बनाए हैं तो बना लो, रिवाइज करो, खाट 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 खाट। पहली स्टेज 100% एक्यूरेसी लाने के लिए आप सारे टॉपिक्स में यही करो। टॉपिक आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, कौन से टॉपिक में 100% एक्यूरेसी आती है, कौन से नहीं। ये काम करके आप जब हर एक टॉपिक में 100% एक्यूरेसी ला दोगे, फिर अगली स्टेज पर काम करना बहुत आसान होगा। अगली स्टेज क्या है? अगली स्टेज हमारी यह है कि टॉपिक में स्पीड लाना है। तो टॉपिक में स्पीड कैसा लाना है? टॉपिक में स्पीड तभी ला पाओगे जब उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट है, 100% एक्यूरेसी है। टॉपिक में स्पीड बढ़ाने के लिए इकलौता सॉल्यूशन है। There is only one solution to improve speed in each and every topic and each and every subject, and that solution is topic based quizzes. Topic based quizzes लगाओ। क्या होता है टॉपिक बेस्ड क्विजेस? क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से उठा लो। मान लो सिलोजिज्म में आपको दिक्कत है तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन उठाओ, 20 क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करके देखो, अपने फुल स्पीड में सॉल्व करके देखो कितने टाइम में होता है। मान लो पहली दफा सिलोजिज्म के 20 क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए 15 मिनट लगे, तो अगली बार जब आप दूसरे 20 क्वेश्चन लोगे, अलग 20 क्वेश्चन लोगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 12-13 मिनट का टाइम लगना चाहिए। ऐसे आप मल्टीपल क्विजेस लगा दो, टारगेट रखकर, टाइम के प्रेशर में जब आप सॉल्व करने को आदी हो जाएगा आपका दिमाग, हर एक टॉपिक में आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी। तो देखो, ये मैं बता तो रहा हूं, है ना, रिजल्ट उसी को मिलेगा जो इसको इंप्लीमेंट करेगा। मुझे खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलाने के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आई थी
और वो सारे स्टूडेंट्स जो आज बैंक में बैठे हैं मुझे आज भी मैसेज करके बताते हैं, सर वो जो स्ट्रैटेजी बताई थी उससे आज हम बैंक में। तो करिए, है ना। सबसे पहला तो एक्यूरेसी लाइए, एक्यूरेसी लाने के बाद हर एक टॉपिक में स्पीड होना जरूरी है। टॉपिक में स्पीड नहीं होगा तो मॉक में जब वो टॉपिक का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उसमें टाइम जाना ही जाना है, फिर मॉक में मार्क और परसेंटाइल कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो टॉपिक में स्पीड होना जरूरी है, ठीक है। अब कितनी क्विजेस लगानी है, कितनी क्विजेस लगानी है, 2 4 5 10 15 20 25 30, कितनी? आंसर सिंपल है, क्विजेस आपको तब तक लगानी है जब तक उस टॉपिक के क्वेश्चंस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर सॉल्व नहीं होते। मान लो सिलोजिज्म की क्विज आपने लगाना चालू कर दिया, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस तब तक लगाते रहो जब तक आपको सिलोजिज्म के क्वेश्चंस का आंसर प्रीलिम्स लेवल के 20 सेकंड के अंदर ना मिले। कोशिश करो 30 सेकंड के अंदर मिलने लग जाए चलो ठीक है, बट आज की कंपटीशन का लेवल देखकर मैं ये कहता हूं कि 20 सेकंड के अंदर बनना जरूरी है। आज कंपटीशन थोड़ी ज्यादा है तो मैं 20 से 25 सेकंड ही कहूंगा। 30 सेकंड थोड़ा सा फिर आगे चीजें मैनेज करने के लिए दिक्कत होता है ना। तो आंसर मिल गया। सबसे पहली स्टेज 100% एक्यूरेसी, दूसरी स्टेज हर एक टॉपिक में स्पीड, तीसरा अब जाके आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर सोचना, मुझे कमेंट करके भी बताना आप में से कितने लोगों ने मॉक टेस्ट लगाने से पहले ये दोनों स्टेप इतने ही सिस्टमैटिकली और इतने ही डेडिकेशन और शिद्दत के साथ फॉलो किए थे। ये दोनों स्टेजेस होने के बाद अगली स्टेप आती है मॉक टेस्ट के एनालिसिस की। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेंट है, सर मॉक में मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, क्या करें, कुछ तो बताओ मॉक्स में मार्क्स बढ़े। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि मॉक के मार्क्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं। किसी ने तो गलत इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल दी है कि मॉक के मार्क्स जरूरी होते हैं, नहीं, मॉक के मार्क्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सबसे पहली चीज, लॉजिकल रीजन मैं आपको देता हूं। मान लो आपने 5 मॉक टेस्ट दिए, सबसे पहली मॉक टेस्ट इजी थी, दूसरी मॉक टेस्ट मॉडरेट थी, तीसरी मॉक टेस्ट सुपर डुपर इजी थी, चौथी डिफिकल्टी, और पांचवी टेस्ट का तो पता ही नहीं, भगवान ही जाने ये टेस्ट का लेवल क्या था। इतनी खतरनाक मॉक टेस्ट थी। अब मुझे एक बात बताओ, पांचों के पांचों मॉक टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल अगर अलग है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे के सारे मॉक्स में सेम स्कोर आ जाए? नहीं कर सकते ना सर, मेरा खुद का नहीं आएगा, जो सिलेक्ट होके बैंक में बैठे उनका खुद का सारे मॉक में सेम स्कोर नहीं आएगा, इसीलिए स्कोर इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। मॉक किस लेवल का आपको क्या पता, है ना। तो सबसे पहली चीज दिमाग से यह कचरा निकाल के फेंकना है कि मॉक के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है मॉक्स में? क्या इंपॉर्टेंट है मॉक्स में? इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल। अगर आपको मॉक में एनालाइज ही करना है ना, तो एक्यूरेसी और परसेंटाइल को एनालाइज करो। क्या आपके इन दोनों में इंप्रूवमेंट हो रहा है? क्योंकि सिलेक्शन अल्टीमेटली ये दो चीजें दिलाती है, मार्क्स नहीं। क्या होता है एक्यूरेसी? तो आप सबको पता है कितनी चाहिए एक्यूरेसी। मैं एक सजेस्ट करूंगा, एक्यूरेसी कितनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद ही नहीं करता हूं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो एक्यूरेसी 100% चाहिए भैया। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे सही आने चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं। बट अगर फिर भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, 95 से कम तो एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। 95 से कम एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। आज के कंपटीशन में सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए। और इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, सारे टॉपिक्स में 100% एक्यूरेसी ले ली, फिर उसमें स्पीड बढ़ाया ताकि हमें इधर दिक्कत ना आए मॉक टेस्ट देते वक्त। तो मॉक टेस्ट देते वक्त इसका तो फंडा रहेगा ही नहीं। हमें काम किस पे करना है? परसेंटाइल पे। परसेंटाइल पे काम करने से पहले हमें परसेंटाइल क्या है जरा समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है बता दूं। परसेंटाइल आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाता है। परसेंटाइल क्या दिखाता है? आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाता है। मान लो किसी मॉक टेस्ट में आपका परसेंटाइल आया 90%। क्या मतलब है इसका? आपका परसेंटाइल किसी मॉक में है 90%। इसका मतलब यह है वो मॉक जितने भी लोगों ने दिया था उस मॉक टेस्ट में आप 90% लोगों से आगे हो। अब मुझे बताओ,
मॉक में स्कोर 30 है, 40 है, 80 है, 90 है, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके मॉक का स्कोर 60 आ रहा है ना, मॉक का स्कोर 60 है बट आपका परसेंटाइल 95 है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपके मॉक का स्कोर अगर 70 है, मॉक में आपने 70 मार्क ला लिए, जरा गणित समझो ये, है ना, आपके मार्क्स मॉक में है 70, ठीक, आपका परसेंटाइल है 50, ये बेकार परफॉर्मेंस है, ये बेकार परफॉर्मेंस है, क्योंकि उस मॉक टेस्ट में आप 50% लोगों से पीछे हो। 70 मार्क्स लाके भी आप 50% लोगों से पीछे हो, बेकार परफॉर्मेंस है। बट किसी मॉक में आपके 60 स्कोर है बट आपका परसेंटाइल 90 आया है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ना। तो एक चीज समझ में आई क्या, कि मार्क्स का और परफॉर्मेंस का कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन परसेंटाइल का है। सिलेक्शन परसेंटाइल दिलाएगा। परसेंटाइल वो नंबर है जो इंडिकेट करता है कि आप अभी भी उस मॉक टेस्ट में कितने लोगों से आगे हो। उल्टा अगर कहना चाहूं तो ये वो नंबर है जो इंडिकेट करता है कि आप अभी भी उस मॉक टेस्ट में कितने लोगों के पीछे हो। समझ में आया परसेंटाइल का गेम? अब परसेंटाइल का गेम समझ में आया तो परसेंटाइल को इंप्रूव कैसे किया जाए। परसेंटाइल को इंप्रूव करने के लिए क्या मैटर करता है? परसेंटाइल को इंप्रूव करने के लिए मैटर करता है आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने उसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। खेल समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी। ठीक, तो देखो अब ये मॉक टेस्ट के एनालिसिस का कंप्लीट पिक्चर है। अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ाने हैं एक्यूरेसी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूं पहले दो स्टेजेस जिन्होंने ईमानदारी से इंप्लीमेंट किए हैं उनको एक्यूरेसी की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने, एक्यूरेसी की कोई दिक्कत नहीं है जो पहले दोनों स्टेजेस जिन्होंने ईमानदारी से कंप्लीट की है। अब हमें सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने। कैसे बढ़ाएंगे? मॉक टेस्ट को इज्जत से एनालाइज करके। देखो मॉक टेस्ट जब भी आप एनालिसिस करोगे सबसे पहले मार्क्स देखोगे नहीं, क्या देखोगे? एक्यूरेसी और परसेंटाइल। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्यूरेसी और परसेंटाइल देखोगे। उसके बाद मॉक टेस्ट में आप थोड़ा सा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करिएगा। मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपने सॉल्व किया होगा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपने स्किप किया होगा। कुछ सॉल्व किए, कुछ स्किप किए। जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। और जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपने इसलिए स्किप किए, वो क्वेश्चंस आपको आते थे पर टाइम ज्यादा लगता था इसलिए आपने स्किप किया। या फिर आपने वो क्वेश्चन इसलिए भी स्किप किया हो सकता है, यार वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता ही नहीं है। स्किप करने के दो ही रीजन है, तीसरा रीजन नहीं है स्किप करने का। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से हर एक क्वेश्चन आप इन चार में से किसी भी एक कैटेगरी में डाल सकते हो, पांचवी कोई कैटेगरी है ही नहीं। अब हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन पर अगर ढंग से काम करोगे, इज्जत से जैसे बता रहा हूं वैसा एनालिसिस करोगे ना, अगले 20 दिन के अंदर आपको मॉक टेस्ट में 5 से 10 नंबर का इंप्रूवमेंट मिलेगा। कितना? 20 दिन में 5 से 10 नंबर। 5 से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सही ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। 1 मार्क का मतलब होता है लाखों एस्पिरेंट के आगे या पीछे। तो 5 से 10 नंबर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए? जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए और गलत हुए, सबसे पहले ध्यान उधर जाना चाहिए। भाई साहब इसको तो मैंने सॉल्व किया पर ये क्यों गलत हुआ? समझो गलत क्यों हुआ, समझो। सिली मिस्टेक थी, वहां पर आपसे सिली मिस्टेक हुई, या आपने थोड़ा सा ज्यादा क्रांतिकारी बनते हुए गेस वर्क करने का काम किया। ये तो आ नहीं रहा है, मेरा आंसर ये आया पर ऑप्शन में नहीं है, इसके आसपास का मार्क कर देता हूं, आगे चलता हूं। गेस वर्क है, आ नहीं रहा है, या फिर सिली मिस्टेक है? एनालिसिस करो। अगर गेस वर्क है तो सुधर जाओ, गेस वर्क है तो सुधर जाओ, किस्मत साथ नहीं देगी मान के चलो।
आपको भी पता है कि अभी तक आपकी किस्मत ने आपका कितना साथ दिया है, इसके आगे कितना देगी उससे आप अंदाजा लगा लो। किस्मत के भरोसे मत बैठो, गेस वर्क मत करो। सिली मिस्टेक्स है, थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन पे काम करो, क्योंकि सिली मिस्टेक होने का एक लौता रीजन है कंसंट्रेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज। कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत बार मैंने मेडिटेशन सजेस्ट किया है, मेडिटेशन करो, बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। तो पहली प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को जानी चाहिए जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है और वो गलत हो चुके हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। सेकंड प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए? सेकंड प्रायोरिटी हमारी जानी चाहिए उन क्वेश्चंस को जिनको हमने स्किप किया, भले वो हमें आते थे। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी हमारी जानी चाहिए उन क्वेश्चंस को जिन क्वेश्चंस को हमने टाइम की वजह से स्किप किया। अगर उनको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी वजह से हमने स्किप किया, उसको आप सेकंड प्रायोरिटी दे दो। वहां से समझो कि क्यों मुझे इसमें ज्यादा टाइम जा रहा था। मेरे दिमाग में क्या कोई ऐसा मेथड आ रहा था जो बहुत लेंदी था, पर बाद में जब खुद सॉल्व करने बैठो तो आपके दिमाग में अच्छा खासा मेथड आ रहा है जो आपका टाइम बचा सकता था। तो इन क्वेश्चंस में आप टाइम कैसे कम कर सकते हो, इस पे दिमाग लगाना है। जो क्लासेस में मेथड्स आपको बता रहे हैं, क्या वही मेथड्स आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो? चाहिए तो एक बार क्लास फिर से रिवाइज करना पड़े तो करो, और क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, रिवीजन कम पड़ रही है, प्रैक्टिस कम पड़ रही है, ढूंढो। और अगर आपको बार बार एक ही टॉपिक में से इसमें क्वेश्चन मिलते हैं ना, मान लो एक ही टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस बार बार इसमें आ रहे हैं, एक ही टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस बार बार इसमें आ रहे हैं, तो अगर सेम टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस टॉपिक का लेक्चर दोबारा देखो, पहले 2 स्टेप्स में जो बताया था वो सारी चीजें उस टॉपिक के लिए दोबारा फॉलो करो। टॉपिक को परफेक्ट बनाओ, टॉपिक को परफेक्ट बनाओ, क्योंकि टॉपिक को परफेक्ट बना दिया ना आपने तो अगली बार वो टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा, तो वो इन दोनों कैटेगरी से हटकर इधर चला जाएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए मैक्सिमम टॉपिक्स उठाकर हम इधर डाल सके, यही कोशिश होनी चाहिए, उसी से परसेंटाइल बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरी स्टेप इसको। तीसरा ट्राई आपको इधर इधर नहीं आना है, तीसरा आपको इसमें देना है। जो क्वेश्चंस आपने सही किए, अब दिल पे हाथ रख के सोचना, 90% लोग जो क्वेश्चन सही हो जाते हैं उनको देखते ही नहीं है। देखना जरूरी है। क्वेश्चन सही सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता सर, क्वेश्चन का आंसर सही समय के अंदर निकालोगे तो सिलेक्शन होगा। तो जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनका टाइम एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन सही हुआ है उनका टाइम एनालिसिस कैसे करोगे? मॉक टेस्ट देने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉपर ने कितना टाइम लिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉपर ने कितना टाइम लिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइम कितना लगा है, मतलब सबने मिला के एवरेज टाइम कितना लिया है, और आपने खुद ने कितना टाइम लिया है, आपका ओन टाइम। ऐसे 3 टाइम एनालिसिस के वक्त आपको ऊपर दिखते हैं। आपकी कोशिश हर बार यही होनी चाहिए जो आपने टाइम लिया हो वो टॉपर के सबसे करीब हो। मान लो ऑन एन एवरेज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक, और टॉपर को वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लो 25 या 20 ही सेकंड का टाइम लगा है, तो आपकी कोशिश ये, इससे ज्यादा है तो खुश नहीं होना। एवरेज से कम समय में आपने टाइम लिया है तो खुश नहीं होना, खुश तब होना जब अगर टॉपर 25 है 20 सेकंड है तो आप 20 से 25 सेकंड के आसपास कहीं हो। अगर नहीं हो फिर से सोचो यार क्यों मेरा टॉपर, मतलब जो टॉपर है वो इतने टाइम में कर रहा है, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं। सोचो फर्स्ट 2 स्टेप में किस चीज की कमी है। कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने में ज्यादा टाइम लगता है, रिवीजन करो। इंप्लीमेंट करने में ज्यादा टाइम लगता है, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों करो। समझ रहे हो एक्यूरेसी कैसे, एक्यूरेसी और परसेंटाइल कैसे बढ़ाया जाता है। तो पहली प्रायोरिटी दो उनको जिनको आपने गलत किया, ये बहुत खतरनाक है। एग्जामिनेशन में किसी को हम टाइम दे रहे, साला गलत हो रहा है, बहुत खतरनाक है, नहीं चाहिए। दूसरा, उन क्वेश्चंस को स्किप किया जो आते थे बट टाइम ज्यादा लगता था, उनको टाइम दो। तीसरा, जिनको सही किया, क्या आपने सही समय के अंदर किया, ये चेक करो। लास्ट प्रायोरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चौथी प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस के लिए होनी चाहिए जो आपने स्किप किए क्योंकि आपको आता ही नहीं था। जो आपने स्किप किए, आपको आता ही नहीं था। क्यों नहीं आता था? आपने लेक्चर अभी तक वो देखा नहीं है, या देखा है पर समझ में नहीं आ रहा है। स्टेप ए एंड स्टेप बी इन टॉपिक्स के लिए रिपीट करनी है।
अगर बार बार सेम टॉपिक के क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो स्टेप ए और स्टेप बी इसके लिए रिपीट करनी है। तो चारों कैटेगरीज के साथ कैसे डील करना है समझ में आ गया? अगर हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो क्वेश्चन आप स्किप करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये कोई नहीं करता, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, खुद को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपने स्किप किए, उन क्वेश्चन को स्किप करने के लिए कितना टाइम लिया, क्या ये देखते हो आप? अरे स्किप किए हुए क्वेश्चन को टाइम कितना लिया यही नहीं देखोगे तो फिर मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाओगे? हाँ, 3 मिनट के बाद क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, सेंस ही नहीं है। 2-3 मिनट देने के बाद अगर आपने क्वेश्चन स्किप किया तो सेंस ही नहीं है, खराब, सारा खेल खराब। क्वेश्चन स्किप करने के लिए 3-4 सेकंड से ज्यादा टाइम लेना नहीं है। 3 से 4 सेकंड से ज्यादा टाइम क्वेश्चन स्किप करने के लिए लेना नहीं है। क्वेश्चन को छेड़ा तो फाइनल और करेक्ट आंसर निकालो, वरना क्वेश्चन छेड़ो मत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परसेंटाइल बढ़ाने की, मॉक में परफॉर्मेंस अच्छा करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को छेड़ना नहीं, और छेड़ा तो करेक्ट आंसर निकाले बगैर रहना नहीं। जिस दिन, जिस पल से आप ये सारी की सारी चीजें सही से इंप्लीमेंट करने लगोगे, आपको धीरे 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 इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। जो ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली करेगा वो अगले 1 साल के अंदर अपने आप को बैंक में बैठा हुआ पाएगा, इस बात की गारंटी है। मेरा खुद का सिलेक्शन ये सारे स्ट्रैटेजी फॉलो करके हुआ है। मैंने जब इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया था तो वो इतनी परफेक्ट नहीं थी, बट पिछले 5 साल में जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम समझ के इस स्ट्रैटेजी को मैं रिफाइन करता आया हूं, वो आपके साथ मैंने शेयर करी है। इसके अलावा डेली मैं रीजनिंग के क्लासेस लेता हूं रात को 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप अगर मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करके, लाइव मॉक टेस्ट देके, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव होते हैं उनमें लाइव अपनी रैंक चेक करना चाहते हो तो ये क्लास जरूर अटेंड करना। एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करते हैं, A to Z एग्जामिनेशन लेवल। इसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैं टाइम भी बताते चलता हूं, ये क्वेश्चन इतने टाइम में सॉल्व होना चाहिए था। तो वहां पर आप लाइव मेरे साथ टाइम का एनालिसिस कर सकते हो, आप सही जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, अगर नहीं तो क्यों नहीं और कैसे सही करना है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए 110% मदद करेगी। बस इनको रेगुलर बेसिस पे इंप्लीमेंट करते रहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।